अच्छा, मोस्टन कंपनी क्या है? मोस्टन कंपनी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक्चुअली जो हमारा ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो सबसे पहले वो देखते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट है प्रिपेयर एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी यानी कि एसओसीआई ई बनाना है। यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं, एसपीएल और एसओसीआई ई, सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो है इसकी एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले एडजस्टमेंट ये जो हमने करनी है, ये जो वर्किंग जितनी भी है जो हमने करनी है, इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले पे अगर हम देखें तो वो कह रहा है मोस्टन कमेंस्ड आ research and development project on 1st January 2005. It spent $1 million per month on research until 31st March 2005। पहले ये तो देखें ईयर एंड क्या है। तो अपना ईयर एंड बना हुआ है 30 जून। ट्रायल बैलेंस के बारे में जहां ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया होगा कंप्लीट, वहां पे बताया होगा कि ईयर एंड क्या है। तो 30 जून 2005 हमने इसकी अकाउंटिंग करनी है। और ये अगर आर एंड डी की बात करें, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो ये हमारा कब स्टार्ट हो रहा है? ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2005, यानी कि ईयर एंड से 6 महीने पहले ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इट स्पेंड $1 मिलियन, और बताया अंटिल दिस 31st मार्च, यानी 31st मार्च तक उसने पर मंथ 1 मिलियन लगाया रिसर्च पे, क्योंकि लिखा हुआ है ऑन रिसर्च। एट विच डेट प्रोजेक्ट पास इनटू डेवलपमेंट स्टेज। अच्छा, इस स्टेज पे डेवलपमेंट स्टेज पे वो चला गया। फ्रॉम दिस डेट द it spent 1.6 million per month until year end, at which date development was completed। वो कह रहे हैं कि इस दिन से, यानी जिस दिन हमारा ये 31st मार्च को रिसर्च खत्म हुई, तब वो डेवलपमेंट पे स्टार्ट स्टार्ट हो गया। और इस डेट से यानी कि 31st मार्च, यानी 1 अप्रैल से ऑनवर्ड वो कह रहा है हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। आगे, हाउ एवर इट वॉज नॉट until 1st May 2005 that directors of Moston were confident that the new product would be a commercial success। बेसिकली वो कह रहा है कि 1 मई 2005 तक डायरेक्टर्स को कोई अश्योरिटी नहीं थी, यानी कि फर्स्ट मई तक का जो खर्चा है, यानी कि डेवलपमेंट का भी जो खर्चा है वो एक्सपेंस आउट होगा। ये बेसिकली स्टैंडर्ड कौन सा है, तुम लोग बताओ जरा। बताते हो ये कौन सा स्टैंडर्ड है? कौन से स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था? खैर, इसने बोला था कि एक्सपेंस आर एंड डी कॉस्ट जो है हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखनी है। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाएंगे इस आर एंड डी कॉस्ट, जो एसपीएल में जानी है। जो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो तो वैसे ही एसएफपी में जाएगी, लेकिन जो एसपीएल में जानी है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी है। स्टैंडर्ड कौन सा जरा बताओ? कौन सा आईएएस है ये? भाई कौन सा आईएएस है ये? बताओ। आईएएस कौन सा है? आईएएस भूल गए हो? कौन सा है ये स्टैंडर्ड? तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है या मुझे तुम लोग की चैट रिसीव नहीं हो रही? चक्कर ये है। मुझे मेरा ख्याल है तुम चैट कर रहे हो लेकिन मुझे रिसीव नहीं हो रही। क्या तुम चैट कर भी रहे हो? जरा मुझे कंफर्म आवाज खोल के बता दो भाई। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, बिल्कुल। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट, जाजिम साहब आप इनटेंजिबल एसेट के भी आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, यानी आप पूछ रहे हैं कि क्या ये इनटेंजिबल एसेट है? ये हमने शुरू में ही तो पढ़ा था। यही तो हमने शुरू में पढ़ा था भाई। इनटेंजिबल एसेट IS 38, आई एस 38 पढ़ा था हमने। हमने कहा था IS 38 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेन टॉपिक IS 38 का था। ये मेन टॉपिक जो IS 38 का था वो यही तो था। IS 38 का मेन टॉपिक यही तो था। तो ये IS 38 में क्लासीफाई होगा। आर एंड डी की जो टॉपिक है ये सारा उसमें जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहली रिक्वायरमेंट होगी कि पहला जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो IS 38 की है, जो हमने कंप्लीट करनी है। अगला, सेकंड पॉइंट, नॉन करंट एसेट। मोस्टन प्रॉपर्टी इज कैरिड एट द फेयर वैल्यू एट 30 जून 2005 वॉज 29 मिलियन। वो कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। प्रॉपर्टी हमारी जो है वो फेयर वैल्यू पर है, और फेयर वैल्यू के बारे में आगे वो बता रहा है कि 30 जून 2005 को 29 मिलियन, यानी ये तो हमारा ईयर एंड डेट ही है, यानी हमारी ईयर एंड डेट ही ये है। तो 29 मिलियन की हमारी प्रॉपर्टी है जो कि फेयर वैल्यू पे हम लेके जा रहे हैं। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 जुलाई 2004, यानी ईयर स्टार्ट पे वॉज 15 ईयर्स। यानी जब ईयर स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था ना जब 1 जुलाई 2004 को,
तो उस वक्त हमारी प्रॉपर्टी की जो लाइफ थी वो थी 15 ईयर्स। ठीक है, और जब साल गुजरा तो एंड पे हमारे उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की दी हुई 29 मिलियन, फेयर वैल्यू उसकी बताई हुई है। देखते हैं उसका क्या करना है। मोशन डज नॉट मेक देन एनुअल ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स वगैरह, कि हम एनुअल ट्रांसफर रिटेन अर्निंग्स की नहीं करेंगे। असल में ये बात जो होती है हमेशा, कि एनुअल ट्रांसफर वाली बात ये वहां पे अप्लाई होती है जब हम एसोसिएट ई बना रहे होते हैं। तो हम हर साल जितनी डेप्रिसिएशन होती है उतनी डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन गेन के ऊपर एक्सेस डेप्रिसिएशन होती है, उसको रिटेन अर्निंग्स में लेके जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस में था जब हमने इसको डील किया था, और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है तो हमने उसको डील भी नहीं करना। वो कह रहा है उसने ट्रांसफर नहीं करता वो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एसोसिएट ई में वो करके भी दिखा दूंगा कि ट्रांसफर अगर करने को बोल दे तो वो ट्रीटमेंट कैसे करना, चलो ये भी तुम्हें अच्छा समझ आ जाएगा। इग्नोर डेफर टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन, ये आ गई ना ट्रीटमेंट डेफर टैक्स की। वो कह रहा है कि जो डेफर टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन, हमने IAS 12 में रीवैल्यूएशन के साथ ये पढ़ा था ना, कि जो पार्ट हमारा SPL में, जो पार्ट हमारा मूवमेंट होती है डेफर टैक्स की, यानी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होता है तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो होती है उसका कुछ पार्ट हम एक्सपेंस आउट करते हैं। हम उसके जो मूवमेंट है यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस, वो एक्सपेंस में लेके जाते हैं SPL में। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन हो तो रीवैल्यूएशन पे कुछ अमाउंट OCI में जाती है, कुछ अमाउंट PNL में जाती है, ये हमारा रूल था। लेकिन वो कह रहे हैं उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है। हमने यहाँ पे डील नहीं करना, उसने ना रेट्स वगैरह दिए हुए ना कोई चक्कर, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन नहीं है। प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम। अच्छा, ऊपर वो बात कर रहा था प्रॉपर्टी की, अगर आपको याद हो, ऊपर वो बात कर रहा था प्रॉपर्टी की, नीचे वो किसी और चीज की बात कर रहा है, यानी वो नीचे वो किसी और एसेट पे बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो दो एसेट्स पे बात कर रहा है। यहाँ बोल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट वॉज डेप्रिशिएटेड 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट पे रिड्यूसिंग बैलेंस रखता है, और यहाँ पे चूंकि लाइफ ईयर्स दिए हुए हैं यानी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताया नहीं हो तो स्ट्रेट लाइन लगेगा। नो डेप्रिसिएशन हैज येट बीन चार्ज ऑन एनी नॉन करंट एसेट फॉर द ईयर एंडेड वगैरह, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की ही नहीं है अभी तक कहीं पे। ऑल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह, जितनी भी डेप्रिसिएशन है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाना है। इसका मतलब इन्होंने ये ट्रीट नहीं किया हुआ तो हमें ट्रीट करना है। मुझे बताओ कौन सा स्टैंडर्ड है ये तो बता ही दोगे यार। ये कौन सा स्टैंडर्ड है बताओ, ये कौन से स्टैंडर्ड है? ये कंप्लीट जो हमने पढ़ा है, ये वाले वर्किंग टू, IAS 16, गुड। गुड, IAS 16 ये हमारा सिंपल बेसिक स्टैंडर्ड, हमने सबसे स्टार्ट जहाँ से F7 हम करते हैं, बेसिकली ये IAS 16 है। अगला, द 5% लोन नोट वॉज इशूड ऑन 1 जुलाई 2004, यानी ईयर के स्टार्ट पे लोन नोट इशू किया एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20 मिलियन, इनकरिंग डायरेक्ट इशू कॉस्ट ऑफ 100,000, यानी इशू कॉस्ट 500,000 है। ठीक है, विच हैव बीन चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। द लोन नोट विल रिडीम्ड आफ्टर 3 years एट प्रीमियम एंड विल गिव द लोन नोट एन इफेक्टिव रेट 8% है। अच्छा, अब देखते हैं नॉमिनल रेट क्या है। वो लोन नोट, नॉमिनल रेट अक्सर लोन नोट के साथ लिखा होता है। एनुअल इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 30 जून 2005, हम इस दिन देते हैं 30 जून 2005 को रेट देते हैं। जरा देखते हैं ऊपर जाके लोन नोट का वैसे नॉमिनल रेट क्या है, क्योंकि जो पेमेंट होती है वो नॉमिनल रेट पे होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, वो इफेक्टिव रेट पे होती है। तो उसने यहाँ लोन नोट के बारे में बोला है 5% लोन नोट। 5% लोन नोट का मतलब ये है कि नॉमिनल वैल्यू 5% है, लेकिन हम अपनी साइड से जो रेट दे रहे हैं वो 8% दे रहे हैं, क्योंकि हमें एंड पे प्रीमियम तक पहुंचना है। हम जो चार्ज कर रहे हैं वो 8% इफेक्टिव रेट, ताकि वो प्रीमियम तक पहुंच सके। मतलब ये कि हम एक्चुअल रेट जो चल रहा है वो 8% है, हम 5% दे रहे हैं ताकि हम वो प्रीमियम के अंदर उस चीज़ को एडजस्ट कर दें। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है IFRS 9। एस साहब ने पहले ही बता दिया IFRS 9, क्योंकि हमने IFRS 9 में फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ये लोन नोट को कंसीडर किया हुआ है। देखते हैं अब इसका क्या करना है, क्योंकि हमने बताना SPL और SOCI के मुताबिक। SOFP अगर हो तो देखते हैं कि इसके कौन से एलिमेंट SOFP में जाएंगे, समझेंगे जरूर, लेकिन SOFP बनानी नहीं क्योंकि डाटा नहीं दिया हुआ। अब प्रोविजन फॉर करंट टैक्स फॉर द ईयर एंडेड इज 1.2 मिलियन। करंट टैक्स की प्रोविजन दी हुई है, यानी करंट टैक्स जो नॉर्मल टैक्स है इस साल का 1.2 मिलियन, टुगेदर विद एन इंक्रीज इन द डेफर्ड टैक्स प्रोविजन टू बी चार्ज टू PNL ऑफ 0.8 मिलियन, 8 लाख। 8 लाख रुपए का डेफर्ड टैक्स भी है, और इंक्रीज है, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड टैक्स बढ़ रहा है। जब डेफर टैक्स बढ़ेगा इसका मतलब ये है इंक्रीज इन डेफर टैक्स ऐड होगा नॉर्मल टैक्स में। इसमें डेफर टैक्स की कोई कैलकुलेशन, टेम्परेरी डिफरेंस या इस टाइप की कोई बात नहीं बताई हुई। इस टाइप का कुछ नहीं बताया हुआ कि टेम्परेरी डिफरेंस है, उस टेम्परेरी डिफरेंस पे रेट लगाओ, या फिर उस टेम्परेरी डिफरेंस को निकालो, जिस तरह वो हम कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस को वो मैच करके निकालते हैं। फिर देखते हैं कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है और वो टैक्स बेस कम है तो ये DTL है या DTA, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ उसने। उसने अगर डेफर टैक्स की प्रोविजन इंक्रीज है उसके अंदर उसको ऐड करना है PNL में।
तो ठीक है, चार्ज कर देंगे, सिंपल ले जाएंगे, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल। एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा हो तो इस तरह की रिक्वायरमेंट देता है। हाँ, मूड खराब हो तो फिर समझते हो आप फिर। अच्छा, उसके बाद मोस्टन, अच्छा ये स्टैंडर्ड हमारा बन गया, ये स्टैंडर्ड ऊपर वाला हमारा स्टैंडर्ड था IFRS 9, और नीचे वाला हमारा स्टैंडर्ड है IAS 12। IFRS 15 कहाँ से आ गया सद भाई? IFRS 15 रेवेन्यू ले आए हो बीच में। ओहो, मैं खुद IFRS 15, आई ए एस ट्वेल्व टैक्स प्रोविजन वाला है। नहीं नहीं, करंट टैक्स प्रोविजन का मतलब, करंट टैक्स प्रोविजन ये वो चीज नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट टैक्स बेसिकली टैक्स है। प्रोविजन मतलब टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहा है वो। तो नॉर्मल IAS 12 है, ठीक है। प्रोविजन ये वाला नहीं है, प्रोविजन वाला नहीं है। और आप IFRS 15 रेवेन्यू का, IFRS 15 रेवेन्यू पे है, प्रोविजन वाला लेदर से, ये टैक्स का नॉर्मल एक ट्रीटमेंट है। उसके बाद मोस्टन पेड द डिविडेंड 20 सेंट्स पर शेयर ऑन 30 मार्च, ऑन 5, और डिविडेंड दिया उसने इस साल के अंदर, विच वॉज फॉलोड द डेट आफ्टर बाय एन इशू ऑफ 10 मिलियन इक्विटी शेयर। इसका मतलब इस साल में हमने कुछ इक्विटी शेयर्स इशू भी किए हैं एट द फुल मार्केट प्राइस ऑफ 1.7 के हिसाब से हमने मार्केट इशू किए हैं शेयर्स। शेयर प्रीमियम वॉज रिकॉर्डेड इन OCE अदर कॉम्पोनेंट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर प्रीमियम यहाँ दिया होगा, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी बताया हुआ है, यानी कि वो कह रहा है शेयर प्रीमियम इसी के अंदर आपने एडजस्ट करना है अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में। अदर OCE का मतलब ये है कि कुछ लोग ना, कुछ कंपनी शेयर कैपिटल के साथ शेयर प्रीमियम लिखने की बजाय उसको OCE लिख देते हैं, उसके अंदर शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व सब कुछ मिक्स होता है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, वो ट्रीटमेंट भी आज हमारी क्लियर हो जाएगी किस तरह वो SPL में बनेगा। तो अब हमें एक एक करके इस चीज़ को, हमें ध्यान से इस चीज़ को समझना कि हम इस चीज़ को फॉर्मेट जो बनाएंगे अब, वो किस तरह बनाएंगे। तो एक एक करके सारी वर्किंग करते हैं। हमने जो चीज़ बनानी है, एक SPL बनानी है और एक एसोसियाई ई बनानी है। एक SPL बनानी है और एक एसोसियाई ई बनानी है। तो मैं एक साइड पे जा रहा हूँ, एसपीएल का एसपीएल का फॉर्मेट बना रहा हूँ। एसपीएल का फॉर्मेट, SPL सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह ना हम यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस सवाल में ना एडमिन एक्सपेंसेस की एक बात हुई हुई है। अगर कोई और एक्सपेंस होगा ऐड कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये आएगा PBIT, PBIT में से माइनस होगा सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट, और उसके बाद PBT, PBT के बाद फिर माइनस होगा टैक्स, और फिर फाइनल प्रॉफिट पैड। और यहाँ पे OCI भी, हम हो सकता है कि जरूरत पड़े OCI की। उसकी रीजन क्या है मुझे बताओ, इसमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जरा, ये सारी वर्किंग सामने है, मुझे बताओ इसमें से कौन सी ऐसी वर्किंग है जिसके अंदर हमें OCI में कुछ ना कुछ डील करना पड़ सकता है। OCI में कुछ ना कुछ डील करना पड़ सकता है, सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग तो लगाओ थोड़ा। डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड जो पे करना है वो एसओसीआई ई अलहदा से बननी है। मैं कह रहा हूँ जो SPL के नीचे OCI है, जो SPL के नीचे OCI आती है उसमें एसओसीआई ई, वो एसओसीआई ई में डील होना है वर्किंग 5। क्योंकि वर्किंग 5 में डिविडेंड पेड हो गया, नए शेयर इशू हो गई, ये ताल्लुक SPL या OCI से नहीं है, एसओसीआई ई से है। OCI में कुछ और डील होना है, OCI में इन 5 रिक्वायरमेंट में से एक चीज डील होगी। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक एक वर्किंग पढ़ो और देखो कि कौन से स्टैंडर्ड पे हम OCI का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब OCI में जाएगा कुछ ना कुछ। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को मिक्स ना हो जाओ। देखो, जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है उसमें तो सीधी सीधी बात है कि वो ना एसोसियाई ई में एक वर्किंग होगी। इशू करना है शेयर, वो भी हमने इक्विटी में लेके जाना है, एसोसियाई ई स्टेटमेंट में लेके जाना है। अगर उसमें डिविडेंड पे करना है तो वो भी वहां जाना है। यहाँ पे OCI का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ जो OCI में जो चीज जानी है ना, एक्चुअली अगर आप एसेट में देखो तो एसेट में वो फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा है। देखो, प्रॉपर्टीज कैरिड एट फेयर वैल्यू। तो अगर हमें यहाँ सवाल में कोई गेन होगा, ये देखो उसने बात की थी ना कि वो कह रहा है कि मोस्टन डज नॉट मेक एन एनुअल ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स और गेन ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इस सवाल में अगर कोई होगा, कैसे होगा कि फेयर वैल्यू चल रहा है, हो सकता है कि पिछले साल जो एसेट की वैल्यू थी, अभी ऊपर जाके देखेंगे ना क्या वैल्यू थी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके अगर कैरिंग वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 27 मिलियन आ रही है, जबकि उसकी वैल्यू इस बार फेयर वैल्यू आ गई है, या उसे बोल लो मार्केट वैल्यू आ गई 429, तो यहाँ जो रिवैल्यूएशन गेन है वो OCI में जा सकता है। अगर यहाँ पे गेन हुआ, अगर लॉस होगा तो P&L में जाएगा। अभी अब देखते हैं, मुझे भी नहीं पता कि गेन है या लॉस है। अगर गेन हुआ तो OCI में जाएगा, अगर लॉस हुआ तो P&L में जाएगा। क्लियर है पॉइंट जी, लॉजिक क्लियर है, मैं जो बात करूं वो क्लियर है।
कि ओसीआई में क्या जाएगा इसमें से, ये बताओ पहले। चलो देखते हैं फिर, देखते हैं फिर, एक एक करके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है वर्किंग वन। वर्किंग वन हम करने जा रहे हैं आर एंड डी की, R&D, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वर्किंग करने जा रहे हैं। अब अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वर्किंग करें, तो आप अगर देखो तो ये जो रिसर्च है, ये स्टार्ट हुई थी, रिसर्च स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2000, 2005, वो 1 जनवरी 2005, पहली लाइन में लिखा हुआ है 1 जनवरी 2005। और रिसर्च कितने महीने की थी, हाँ लिख देते हैं, रिसर्च हमारे पास कितने महीने की थी। रिसर्च वो कह रहा था कि 31 मार्च तक रिसर्च है, रिसर्च वॉज टिल 31 मार्च। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि 3 मंथ्स जो है ना वो रिसर्च एक्सपेंस आएगा, 3 मंथ रिसर्च एक्सपेंस आएगा। कितना आएगा उसको देखते हैं। वो बोल रहे हैं, उसने बोला है यहाँ पे कि रिसर्च कितना, इट स्पेंट 1 मिलियन पर मंथ ऑन रिसर्च अंटिल 31 मार्च। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे चला गया। अब हमें पता है कि रिसर्च का सीधा सीधा एक्सपेंस एसपीएल में आउट होगा, एक्सपेंस बनेगा, वो एक्सपेंस आउट होगा। तो 1 मिलियन के हिसाब से अगर देखा जाए, 1000 इंटू 3000 तो सीधा सीधा ये रिसर्च एक्सपेंस चला गया, इसमें दूसरी राय है ही नहीं। क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज है जो हमेशा एक्सपेंस आउट होती है। लेकिन इस बार इसके बारे में उसने नीचे एक बात बोली है कि एक्सपेंस रिसर्च, ये देखो जहां मेरा कर्सर है, एक्सपेंस रिसर्च, अगर कोई रिसर्च है जिसको तुमने एक्सपेंस कर दिया, वो कहाँ जाएगा, शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ ये चीज कि हमने इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाना है, हमने इसको एक्सपेंस में नहीं लेके जाना। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या किसी और एक्सपेंस जगह पे नहीं लेके जाना। उसने खुद भी बता दिया कि ये एक ऐसा खर्चा है जिसको आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक्सपेंस होता है, लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड। तो आप, उसने अगर बोल दिया कि ठीक है कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाना है, तो हम उस रिसर्च एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है, ये हो गया 3 महीने की रिसर्च। अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। अगर आगे देखें तो वो कह रहा है कि इस डेट से आगे उसने 1.6 मिलियन पर मंथ लगाया है अनटिल द ईयर एंड 30th जून, एट विच डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड। अच्छा, ईयर एंड तक डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, लेकिन हमें ये देखना है कि डेवलपमेंट कब सक्सेसफुल हुई थी। तो उसने आगे क्या बोला, क्या बोला, इट वाज नॉट अंटिल 1 मई, यानी 1 मई तक। तो मोस्टन के डायरेक्टर्स ने बोला कि हमें कंफर्मेशन है ही नहीं, यानी इसका मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो 1 मई तक था ही नहीं। यानी 1 मई तक का खर्चा जो है वो डेवलपमेंट का एक्सपेंस आउट ही होगा। डेवलपमेंट में दो कैटेगरीज होती हैं कि एक ऐसा पार्ट होता है जो एक्सपेंस आउट करना होता है, क्योंकि वो जो उनका क्राइटेरिया है पायलट वाला वो पूरा नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर अगर वहां पे वो क्राइटेरिया पूरा हो जाए, जब उनको कॉन्फिडेंस मिल जाए, उसके बाद वो फिर कैपिटलाइज हो जाता है। तो इनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो 1 मई को हुई है, क्योंकि 1 मई तक तो उनको पता ही नहीं था। तो 1 मई तक तो वो कॉन्फिडेंट थे ही नहीं। तो 1 मई तक देखते हैं कितने महीने बनते हैं। अगर आप देखो तो 1 मई, अगर आप यहाँ देखो तो उन इनका जो पहले जो है वो 31 मार्च, 31 मार्च का मतलब है कि 1 अप्रैल, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, और मई, अप्रैल और मई, मई पूरा भी नहीं, मई का स्टार्ट, इसका मतलब सिर्फ अप्रैल। 1 महीने का डेवलपमेंट खर्चा, क्योंकि देखो ना, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 1 अप्रैल से, ठीक है, और 1 मई तक डायरेक्टर्स जो थे वो, 1 मई तक डायरेक्टर्स को कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, जब तक कंफर्म नहीं होता कि आगे वो कैपिटल कामयाब होगा आपका तजर्बा, तब तक वो कैपिटलाइज होता है। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ का ये जो 1 महीना है, अप्रैल का पूरा महीना, इसका डेवलपमेंट एक्सपेंस तो हमें रिसर्च एक्सपेंस, सॉरी, हमें एक्सपेंस आउट ही करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 मार्च टू 1 मई, डेवलपमेंट एक्सपेंस, वो डेवलपमेंट एक्सपेंस एसपीएल में जाएगा, डेवलपमेंट एक्सपेंस। और वो कितना है डेवलपमेंट एक्सपेंस, 1.6 मिलियन पर मंथ लगा रहा है। 1.6 मिलियन यानी 1600 जो है वो, ये भी हमारा एक्सपेंस में जाएगा। और अगेन नीचे क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेंस रिसर्च और एक्सपेंस डेवलपमेंट कॉस्ट, कि अगर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस्ड है, अगर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस्ड है, यहाँ पे आप इसको डेवलपमेंट एक्सपेंस जो लिखा हुआ है, एग्जामिनर भी देख के समझेगा कि आपने इस डेवलपमेंट को कैपिटलाइज नहीं किया, क्योंकि आपने नाम में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट एक्सपेंस। वो 1600 भी हमारा कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही जाएगा। यानी मतलब ये है कि इसको भी आपने किसी और जगह एक्सपेंस में नहीं, इसने बोल दिया कि इस एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाना है तो वहीं लेके जाएंगे। हाँ, 1 मई से ऑनवर्ड, 1 मई से 1 मई ऑनवर्ड,
हमारा अब डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो है वो कैपिटलाइज हो गई है। हाँ, इसके बाद जो कैपिटलाइज हो गई है, डेवलपमेंट जो कैपिटलाइज हो गई है, अब तो कंफर्म हो गया ना कि अब से ऑनवर्ड डेवलपमेंट कैपिटलाइज हो गई है। तो जब डेवलपमेंट कैपिटलाइज हो जाए, जिस वक्त डेवलपमेंट कैपिटलाइज हो जाए, उस वक्त उसको, उसके आगे उसको एसपीएल में नहीं लेके जाना होता। उसके आगे उसको एसपीएल में नहीं लेके जाना होता। उसकी सिंपल रीजन ये है कि उसके बाद अगर हम उसको लेके जाएंगे तो ये तो वही बात होगी कि आपने सारा डेवलपमेंट एसपीएल में डाल दिया, तो फायदा क्या हुआ? डेवलपमेंट जिस लेवल पे जाके कैपिटलाइज होगा, उसके बाद एसपीएल में नहीं जाएगा। उसका जो खर्चा है वो कैपिटलाइज होगा। हाँ, ये एक अलग बात है। ये एक अलग बात है कि यहाँ पे कैपिटलाइज होने के बाद ऑब्वियसली वो एसेट में एसओएफपी में जाएगा। ये इसकी ट्रीटमेंट इसके आगे एसओएफपी में होगी, और एसओएफपी हमने बनानी ही नहीं है। एसओएफपी हमने बनानी ही नहीं है। एसओएफपी अगर बनानी होती तो हम कहते कि हाँ, ये इससे ऑनवर्ड, जैसे मई है और जून एंड है, तो इसका मतलब मई पूरा और जून 2 महीने बने ना। 1 मई को उसने उनको मिल गई थी, तक कॉन्फिडेंस नहीं था, उससे आगे कॉन्फिडेंस था, तो 1 मई, और 1 मई से 30 जून यानी 2 महीने का जो खर्चा, यानी 1.6 और 1.6, 3.2 मिलियन। जब मैं बता रहा तो कैपिटलाइज इस साल में कितना कैपिटलाइज हुई अमाउंट, 1.6 इंटू 2, 2 महीने की, ये 3.2, यानी कि बेसिकली 3200 जो है, ये हम एसिड के तौर पे डेवलपमेंट में लिखते हैं, डेवलपमेंट एसिड के नाम से हम, या कैपिटलाइज डेवलपमेंट के नाम से अपने एसेट्स में लिखते हैं। और उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है। क्योंकि देखो ना, हमारी इस साल तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी, पता है क्यों? क्योंकि ये देखो उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन, उन्होंने बोला था कि हमारा ये जो है ना डेवलपमेंट, वो 30 जून को खत्म हुई है, एट विच डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड। तो डेवलपमेंट कंप्लीट 30 जून को ही है। ये बात है ये बात है कि कैपिटलाइज खर्चा जो है वो मई से और जून का होगा। उसके बाद से डेप्रिसिएशन अगले सालों में आएगी, इस साल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन तब आता है जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और अब कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। उसके बारे में उसने हमें कुछ बताया ही नहीं है। उसने कमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में हमें बताया ही नहीं है। हाँ, जिस दिन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, उस दिन के बाद, जरा दोबारा सुनो, जिस दिन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई उस दिन के बाद जितना खर्चा कैपिटलाइज किया हुआ था, उसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन वो डेप्रिसिएशन इस साल में नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट खत्म ही हमारे साल के एंड पे हुई है। अब हमने डेवलपमेंट को 2 फेजेस में कर लिया, एक मार्च से, एक सॉरी, फ्रॉम 1 मार्च, मार्च से लिखना चाहिए बेसिकली, फ्रॉम, ये मैंने, ये जो लिखा है मार्च, अप्रैल है, फ्रॉम फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 मई, जो 1 महीने का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, वो हमने कर दिया कि एसपीएल में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और 1 मई से ऑनवर्ड 2 महीने का कैपिटलाइज्ड अमाउंट में जाएगा। वो एसओएफपी में जाएगा। हमारी ट्रीटमेंट एसओएफपी की नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तक कंफर्म कर दो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक स्टूडेंट्स बताओ जरा, ये लॉजिक साथ साथ रिवाइज हो रही है ना? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ साथ साथ तुम लोगों को रिवाइज भी होती नहीं चीज़ें। अच्छा, अब अब तुम्हें पता चल गया कि कोर्स ऑफ सेल में चीजें जानी है। इसको एंड पे जाके सुकून से देखेंगे। इसको एंड पे जाके जब हम एसपीएल में ट्रीट कर रहे होंगे, उस वक्त देख लेंगे कि कोर्स ऑफ सेल्स में ये क्या अमाउंट जानी है, कैसे जानी है, और ये सारी चीजों को हम वहां जाके इजी होके देख लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब इससे आगे देखा जाए, सेकंड रिक्वायरमेंट, वर्किंग टू वर्किंग टू में अगर देखा जाए तो वर्किंग टू में पहले उसने बोला है कि मोस्टन की प्रॉपर्टी इज कैरिड एट फेयर वैल्यू एट 30 जून 29 मिलियन थी। अब पहले प्रॉपर्टी पे जाते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टी थी कितनी। प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन 1 जुलाई 2004। प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन 1 जुलाई, जब प्रॉपर्टी को 1 जुलाई पे वैल्यू किया गया था, क्योंकि फेयर वैल्यू चल रही है ना, तो इसका मतलब वो हर साल वैल्यू होती है। तो 28,500। अब ये, चूंकि हमारे पास ये जो आई 28,500 है, हमारे पास चूंकि 28,500 ये वैल्यू है, IS 16 के मुताबिक अगर एक रीवैल्यूएशन मॉडल भी यूज होता है, यानी ये रीवैल्यूएशन मॉडल है ना कि हर साल फेयर वैल्यू पे लिख रहे हो, अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल में हर साल मार्केट वैल्यू पे लिख भी रहे हो ना, स्टिल आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। तो 28,500 हमारे ईयर के स्टार्ट पे ये वैल्यू थी, तो इस साल की डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम डेप्रिसिएशन देखेंगे। इससे हमारी दो तीन चीजें निकलेंगी। एक तो हम पहले डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो एसेट्स है ना। तो अभी मैं एसेट्स पे बात करूँ, प्रॉपर्टी पे बात करूँ, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारी इस एसेट की वैल्यू 29 मिलियन है, ये अभी कहाँ हेल्प करेगी?
गेन या लॉस निकालने में। अब पिछले साल डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितनी है, 28,500, 28,500 की सॉरी, वैल्यू के 28,500। और हमारे पास ईयर के स्टार्ट से आगे टाइम कितना है उसने बताया था, ये देखो कि रिमेनिंग लाइफ बिगिनिंग ऑफ ईयर, जिस दिन वैल्यू 28,500 थी, बिगिनिंग था ईयर का, उस दिन से ऑनवर्ड 15 साल है। यानी कि 28,500 जब वैल्यू थी उस वक्त 15 साल की, 15 साल मजीद पड़े हुए थे। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर क्या आ गई, 1900 डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गई प्रॉपर्टी की। सिंपल। मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, मैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके वो नेट बुक वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैंने कौन सा एसओएफपी बनानी है, मैं एसेट की वैल्यू क्यों निकालूं। एक एसेट के अंदर दो चीज़ होती हैं। एक चीज़ होती है उसकी नेट बुक वैल्यू निकालना जो एसओएफपी में जाती है, अगर वो होती तो मैं ज़रूर निकालता। नेट बुक वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, नेट बुक वैल्यू यहाँ पे निकालना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल नेट बुक वैल्यू निकलेगी कि 28,500 में से 1900 माइनस करके मैं नेट बुक वैल्यू निकाल लूँ। लेकिन चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है तो 29 मिलियन पे आपको एसेट लिखना है, हर साल फेयर वैल्यू निकाल रहे हो, तो हम एसओएफपी में सीधा 29 मिलियन जाके लिख देंगे। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देखो ना, ये आई16 है। आई16 का रूल ये है कि अगर रीवैल्यूएशन हो भी रही है, आपने प्रॉपर्टी वैल्यू कम कर दी डेप्रिशिएट करके, अगले साल फिर से वैल्यू लगाई, एसेट महंगा हो गया, जाके ऊपर जाके एसेट्स में जाके 29 मिलियन लिख दोगे, जितना गेन होगा एसपीएल में जाके ओसीआई में लिख दोगे। लेकिन वो हमें कर नहीं रहा, वो जरूरत नहीं है उस चीज़ की एसओएफपी में ट्रीटमेंट शो करने की। मैं वैसे आप बता देता हूँ कि इन एसओएफपी, बता रहा हूँ इन एसओएफपी, एसेट विल बी रिटर्न एट 29 मिलियन, सिंपल फेयर वैल्यू मॉडल है। लेकिन इस लाइन का लिखने का कोई मकसद पेपर में नहीं होगा, क्योंकि एसओ फी नहीं बनानी। अच्छा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, उसको हमें लेके जाना है, उसको हमें 1900 जो है वो शो करना है प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, अब चूंकि इसी इसी एसेट पे अगर गौर से देखो, इसी एसेट पे हमें गेन भी हुआ, पता है किस तरह, ये देखो, रीवैल्यूएशन गेन ऑन प्रॉपर्टी, ये गेन भी हुआ। कैसे गेन हुआ, देखो ये मेरी वर्किंग देखना, जो मैं इक्वल टू क्या क्या करूंगा। मेरा एसेट था, अगर आप देखो, 29,000, मेरा एसेट था एक्चुअली कितने का, 28,500 में से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो अगर इसकी कैरिंग वैल्यू देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे शो कर दूं ताकि तुम लोगों को मैं वो वाला पॉइंट बता दूं, यहाँ पे वो वाला पॉइंट बता दूं कि कैरिंग वैल्यू कितनी बनती है। कैरिंग वैल्यू नॉर्मली कितनी बनती है एसेट की, तो देखो एसेट मेरे पास था 28,500 का, साइड में वर्किंग में देखो, ये देखो ये 28,500 का, जिसमें से 1900 तो डेप्रिशिएट हो गया। अब एक्चुअल में तो 26,600, एक्चुअल में तो एसेट 26,600 का शो होता अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता, या फिर अगर रिवैल्यूएशन मॉडल भी आपने पहले लगाया था, इस बार आपने आगे रिवैल्यू दोबारा नहीं किया इस साल, आपने कहा ठीक है इसी कैरिंग वैल्यू पे लेके चलना है, तो 26,600 का शो करते। अगर रिवैल्यूएशन आई16 में ये जरूरी नहीं होता कि हर साल रिवैल्यू करो, कुछ अर्से बाद जाके भी रीवैल्यू कर सकते हो। यानी एक दफा रिवैल्यूएशन की, उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे 4-5 साल, उसके बाद जाके आपने कर लिया दोबारा रिवैल्यू, तो मसला नहीं होता। तो कैरिंग वैल्यू 26,600 थी, लेकिन इस बार चूंकि रिवैल्यूएशन उसने आपको वैल्यू दे दी कि हमने इस वैल्यू पे लिखना है, किस वैल्यू पे, 29 मिलियन पे, 29 मिलियन 29,000 में से अगर आप ये माइनस करो तो आपको 2400 का रिवैल्यूएशन गेन भी आ गया। यानी कि डेप्रिसिएशन भी है इस एसेट पे, और फिर इस साल जब कैरिंग वैल्यू निकली उसके मुताबिक नई वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू 29,000 ज्यादा आई, तो रिवैल्यूएशन गेन भी हो गया। तो दो ट्रीटमेंट यहां से निकले, एक गेन का भी निकला और एक डेप्रिसिएशन भी प्रॉपर्टी की हुई। अच्छा, अच्छा, इसके बाद आगे, पहले मुझे बताओ ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि प्रॉपर्टी में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेप्रिसिएशन का और एक रिवैल्यूएशन गेन का। यहां तक पहले बताओ क्लियर है, ताकि आगे चलूँ मैं। यहां तक बताओ क्लियर है, यहां तक क्लियर है, जरा एक दफा कंफर्म कर दो। तुम लोग की चैट मुझे शो नहीं हो रही, मैसेज कर भी रहे हो नहीं कर रहे। यहाँ तक क्लियर है या एक दफा समझ लो, कुछ पूछने तो पूछ लो यार, कोई समझ नहीं आया पॉइंट तो पूछ लो, ताकि मैं आगे चलूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज अगर देखो तो लिखा हुआ है प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हम प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, इज डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, ये क्या किया इसने, ये क्या किया, ये तो इसने रिड्यूसिंग बैलेंस दे दिया। अब रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी एक एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट हो रहा हो, तो कभी भी कॉस्ट पे नहीं हो रहा होता, वो उसकी हर साल की नेट बुक वैल्यू पे आगे परसेंटेज लगी होती है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक एसेट था 100 का, एक एसेट था 100 का, 20 रुपए का पहले साल वो डेप्रिशिएट हो गया, यानी 20% डेप्रिसिएशन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 20 की बनी। इसका मतलब एसेट रह गया 80 का। ऐसे ही है, ईयर वन की बात हो रही है, मैं ईयर वन मैं जनरली बता रहा हूँ। अब ईयर टू में क्या आप 100 दोबारा लिखोगे, नहीं,
आप करोगे 80 की जो वैल्यू पिछले साल आई इसको कंटिन्यू करोगे, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो डेप्रिसिएशन निकलेगी आपकी 16 यानी 20% के हिसाब से। एक्यूमुलेटेड पिछले साल की 20, इस साल की 16, 36। और आप कहोगे कि एसेट 80 में से 36 का सॉरी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है ना, तो कॉस्ट जो है 100 रुपये में से टोटल 36 रुपये का माइनस हो चुका है, तो 64 का रह गया है। बचपन के कॉन्सेप्ट हैं, F2 F3 लेवल पे पढ़ते रहे हैं। ठीक है। अब वही चीज वो यहां बोल रहा है कि जो प्लांट है ना, जो प्लांट है उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो 15%। 15% किस क्या कौन सी रिड्यूसिंग बैलेंस लग रही है। तो मुझे बताओ, क्या मैं प्लांट की कॉस्ट, यहाँ पे प्लांट की कॉस्ट गिवन है, ये देखो, ये ऊपर देखो, ये देखो मेरा कर्सर देखो, प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट 27,100। क्या मैं यहाँ पे कॉस्ट पे ये 15% लगा सकता हूँ? बताओ, बताओ। ये मैं प्लांट पे, प्लांट की डायरेक्ट कॉस्ट पे 15% लगा सकता हूँ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए? या मुझे नेट बुक वैल्यू चाहिए प्लांट की, ये बता दो। क्या मैं कॉस्ट पे लगाऊंगा या नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगाऊंगा? वेरी गुड, नेट बुक वैल्यू पे लगाऊंगा, क्योंकि लॉजिक मैंने बता दी। लॉजिक मैंने बता दी, कॉस्ट, हाँ कॉस्ट पे सिर्फ पता कब लगती है? पहले साल। पहले साल लिया ऐसे तो उसकी नेट बुक वैल्यू तो होगी नहीं, कॉस्ट ही होगी, तो कॉस्ट पे लगेगी। उसके बाद तो नहीं लगेगी। अब अगर देखा जाए तो ये देखो, ये देखो, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे 27,100 में 15% लगा दें। बच्चों को लगे हाँ कॉस्ट पे लगानी थी, लेकिन लॉजिक नहीं ना कॉस्ट पे लगाने की। हम कौन सा स्ट्रेट लाइन यूज करें? स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे एक मरतबा लगा दी हर साल, सेम सेम सेम, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेटबुक वैल्यू चाहिए। अब नेटबुक वैल्यू कैसे आएगी? उसने ना प्लांट की कॉस्ट के नीचे साथ ही ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, यानी इतना डेप्रिशिएट हमारे ईयर के स्टार्ट तक हो चुका है। इतना डेप्रिसिएशन हमारे ईयर के स्टार्ट तक हो चुकी है। 27,100 में से 9100, 9100, 27,100 में से 9100 यानी 9100 डेप्रिशिएट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मिल सकती है, लेकिन पहले हमें नेट बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू निकालनी। किस तरह आएंगी? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 27,100 में से पहले 9100 माइनस करो। मुझे बताओ, ये नेट बुक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने नेट बुक वैल्यू कैसे निकाली है और क्यों निकाली है? लॉजिक क्लियर हो गई है? बताओ। यहाँ तक क्लियर? अभी इसका के फॉर्मूला में वो परसेंटेज लगाता हूँ। नेटबुक वैल्यू जो मैंने निकाली वो क्लियर है। 27,100 का की कॉस्ट थी, 9100 वो आज तक डेप्रिशिएट हो चुका है, मैंने माइनस की, उसकी नेटबुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू आ गई आज ईयर के स्टार्ट तक की। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। यहाँ तक क्लियर है? 27,100 में से 9,100 जो मैंने माइनस किया, यहाँ तक क्लियर है? ज़रा जल्दी से बता दो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, ये वाला। आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, ये वाला, कि नेटबुक वैल्यू पे लगनी है। तो ये जो मैंने लिया है 27,100 का एसेट, कोस्ट थी जब लिया था, जब कभी कुछ साल पहले जब भी लिया था 27,100 का था। जब से लिया था ईयर के स्टार्ट तक वो 9100 का डेप्रिशिएट हो चुका है। नेटबुक वैल्यू कैसे आती है किसी भी एसेट की? कॉस्ट में से सारी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठी डेप्रिसिएशन। ये इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं है ना 9100, ये हमारे इस साल से पहले की सारी डेप्रिसिएशन है, यानी ये देखो ना, 1 जुलाई तक की है। 1 जुलाई तक की है। तो हमने पहले 1 जुलाई तक की नेटबुक वैल्यू अगर निकालनी तो 27,100 में से 9100 माइनस करेंगे ना। अच्छा, अब 9100 माइनस किया, ये आ गई नेटबुक वैल्यू, ये स्टार्ट की, इस पे लगा दो वो रेट। इस पे लगा दो, मैं इसका कि तभी मैंने अभी फॉर्मूला लॉक नहीं किया। अब रेट लगेगा, रेट कितना है? 15%। डायरेक्ट कॉस्ट पे लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। 2700 रुपये हमारी प्लांट की डेप्रिसिएशन निकल आई। 2700 हमारी प्लांट की डेप्रिसिएशन निकल आई। मुझे बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जरा कंफर्म कर दो एक मरतबा। गुड, 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 गुड। अच्छा, अब डेप्शन के बारे में नीचे वो क्या बोल रहे हैं? नो डेप्शन हैज बीन चार्ज टू नॉन करंट एसेट फॉर द ईयर एंडेड, वगैरह भी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, हम कर लेंगे। ओल्ड डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, लाइक हमने पहले किया था ना, जिस ऊपर वाले सवाल में कैपिटलाइज में से कहा था कि ये एक्सपेंस को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेके जाना। डेप्शन के लिए भी वो यही बोल रहा है, वो कह रहा है डेप्शन को, जो डेप्शन है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी, ये भी, ये वाली भी, और ये वाली भी। और मुझे बताओ, ये रीवैल्यूएशन गेन कहाँ जाएगा? ये तुम बताओ, ये 2400 का रीवैल्यूएशन गेन कहाँ जाएगा? क्या कहते हो? ये 2400 का रिवैल्यूएशन गेन ऑन प्रॉपर्टी जो हो रहा है कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, डन हो गया। ओसीआई में जाएगा। तो हमें यहाँ पे समझ आया कि इस ट्रीटमेंट में प्लांट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे पास दो ट्रीटमेंट थे, यानी डेप्शन भी था और गेन भी था। और प्लांट से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ डेप्शन है, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस वाली टेक्निक उस पर लगी है। दो वर्किंग्स हमारी हो गई। इसके बाद वर्किंग थ्री, द 5% लोन नोट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्किंग थ्री।
5% लोन नोट, 5% लोन नोट ऊपर भी लिखा है 5% इन नॉमिनल वैल्यू। हमने 1 जुलाई यानी ईयर स्टार्ट पे इशू किए। नॉमिनल वैल्यू उनकी 20 मिलियन थी, इनकरिंग डायरेक्ट इशू कॉस्ट ऑफ 500,000 which have been charged to admin expense. The loan note will be redeemed after 3 years at premium, which gives the loan note effective interest of 8%. Actual interest was paid on 2005। असल में वो कह रहा है कि लोन नोट जो है, लोन नोट की वो बात कह रहा है कि लोन नोट जो है वो उसकी उसके अंदर मैं एक बड़ा ध्यान से, इसके अंदर दो ट्रीटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, लोन नोट के अंदर लोन नोट के अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, उस हमने देखना सिर्फ एसपीएल में क्या जाएगा। अगर आप सोचो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सोचो जब मैंने फाइनेंशियल लाइबिलिटी पढ़ाया था, मैंने तुम लोगों को बताया था फाइनेंशियल लाइबिलिटी पढ़ाते हुए कि आपने जब भी लोन नोट की कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आपके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ कहाँ जाएगी। जो फाइनेंस कॉस्ट थी यानी इंटरेस्ट था वो एसपीएल में जाएगा, और जो एंड पे हमारे लोन नोट में जो एंड पे लाइबिलिटी आती थी, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस आता था, वो एसओएफपी में जाएगा। हमें वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं चाहिए, हमें वो फाइनेंस कॉस्ट चाहिए बस, क्योंकि हमने एसपीएल की ट्रीटमेंट बतानी है। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर 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 यहाँ पे एसओएफपी बनानी होती तो क्या करते हैं हम, वो भी बताता हूँ। देखो, अगर आप देखो तो लोन नोट हमारा कितने का है, 20 मिलियन का। लोन नोट हमारा नॉमिनल वैल्यू क्या है, 20 मिलियन की, इंकरिंग द डायरेक्ट इशू कॉस्ट ऑफ 500,000। यानी हमारे जो लोन नोट की वैल्यू है, हमारी जो लोन नोट की वैल्यू है वो है 20 मिलियन। तो हम लिखेंगे लोन नोट वैल्यू 20 मिलियन, 20 मिलियन, 20,000। अच्छा, इसमें वो आगे कह रहा है कि 5 लाख की हमने डायरेक्ट इशू कॉस्ट भी की है। तो हमें पता है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी में से हम इशू कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में हम इशू कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं। इशू कॉस्ट हमारे पास क्या है, 500, 500। इशू कॉस्ट हमारे पास क्या है, 500। अब लोन नोट में से सबसे पहले इशू कॉस्ट को माइनस किया जाता है, क्योंकि आप देखते हो नेट ऑफ करके जो अमाउंट बचती है। अच्छा, उसने क्या किया हुआ है, वो कह रहा है 5 लाख को हमने एडमिन एक्सपेंस में डाल दिया है। तो यहां पे हम नीचे एक बात लिखेंगे कि इशू कॉस्ट इज एडजस्टेड इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन नोट, नोट इन एडमिन एक्सपेंस। असल में बात पता क्या है, ये जब हमने इशू कॉस्ट को लोन नोट की ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो हम फिर एडमिन एक्सपेंस में क्यों लिखें। ये रूल है, ये रूल है, ये याद रखना, इस रूल को भूलना नहीं है, इस रूल को भूलना नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा सुनो, जो लोन नोट है ना, अगर कोई लोन नोट आप इशू करते हो ना एज पर IFRS 9, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है उसको, इशू कॉस्ट को, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को माइनस करते हो उसको, उस वैल्यू में से, और देखते हो कि जो वैल्यू बची उस पर आगे फिर कैलकुलेशंस वगैरह और सारी चीजें चलती हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि इशू कोस्ट को हमने एडमिन में लिखा हुआ है, जबकि ये हमने बताना है कि इशू कोस्ट पे एडमिन में लिख ही नहीं सकते। इशू कोस्ट को वहां पे चार्ज ही नहीं कर सकते। इशू कोस्ट जो है वो एक्सपेंस के तौर पे एसपीएल में ट्रीट नहीं होगा, बल्कि इशू कोस्ट उसी लोन नोट की वैल्यू में डिडक्ट होगा। जब मैंने रूल बताया था IFRS 9 में फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, एक दफा आप रिवाइज करके देखना, नोट्स वगैरह ओपन करके, आपको आइडिया होगा कि इशू कोस्ट वहीं पे माइनस होगी, एडमिन कोस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। यानी हमें हमें अपनी वर्किंग यहीं से स्टार्ट करनी है। हम बोलेंगे कि ये 20,000 माइनस 500, ये आएगा 19,500। तो हमारी वर्किंग जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहीं से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन नोट यहीं से स्टार्ट होगा। आगे हमारी वो वर्किंग या इफेक्टिव रेट, नॉमिनल रेट वाली, वो मैं करने लगा हूं अभी, वो प्रॉपर बनाता हूँ। वो जो अमोर्टाइज टेबल बनता था, अगर आपको याद हो, तो वहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर इफेक्टिव इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टेबल या अमोर्टाइज टेबल बनेगा। ठीक है, टेबल पूरा बनाने की जरूरत नहीं, अगेन SOFP नहीं बनानी, हमें सिर्फ फाइनेंस को चाहिए पहले साल की। अब हमारा लोन नोट जो इशू हुआ, आवाज आ रही है आप लोगों को, एक दफा जरा कंफर्म कर दो। एक दफा कंफर्म कर दो, आवाज क्लियर आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बंद हुआ था। आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो जब हम लोन नोट की वैल्यू में इशू कॉस्ट माइनस करते हैं 19,500 आता है, यही एक तो इशू कॉस्ट को एडमिन एक्सपेंस में नहीं लेके जाना, वो हमारा यहीं पे एडजस्ट होगा, और दूसरा अब हमारा अमोर्टाइज टेबल यहाँ से बनेगा। अब देखा जाए तो ये लोन नोट हमने ईयर के स्टार्ट पे, अगर आप लोन नोट की देखो कि 1 जुलाई 2004 को ही तो इशू किया था, यानी ईयर के स्टार्ट, तो इसका ये ईयर 1 ही हुआ। अब ईयर 1 की अगर हम अकाउंटिंग करें तो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारे पास,
ओपनिंग बैलेंस के आगे हम लगाते हैं फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट। उसके बाद कैश पेड। और हमारे पास आता है क्लोजिंग बैलेंस। ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टली बेसिकली करवाया था, लेकिन वर्टिकली मैंने आपको बनवाया था, आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्या है? 19,500। उस पे आप लगाओगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका आता है इफेक्टिव रेट, क्योंकि आप इंटरेस्ट एक्चुअल वाला लिखते हो। इफेक्टिव रेट है 8%, ये देखो 8%। तो 0.8 ये आ गया 1,560। अब कैश पेड, आपने कैश कितना पे किया हुआ है? कैश अगर देखा जाए तो हमारा 5% का लोन नोट है, और हमेशा कैश पेड आता है नॉमिनल रेट, नॉमिनल वैल्यू पे नॉमिनल रेट। नॉमिनल वैल्यू के 20 मिलियन, 20 मिलियन का 5%। 20 मिलियन का 5%, 20,000 का 5%, ये आ गया हमने इंटरेस्ट जो पे किया है। और यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस इस तरह आएगा कि ओपनिंग बैलेंस में आप ऐड करोगे इंटरेस्ट, माइनस करोगे कैश पेड, तो हम बोलेंगे 20060 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया फाइनेंशियल लाइबिलिटी का। अब बात पता है क्या है? बात यह है कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारे उस लाइबिलिटी की, उस लोन नोट के एसओएफपी में जाएगा और ट्रीट होगा लाइबिलिटी में, ठीक है। लेकिन ये जो क्लोजिंग बैलेंस एसओएफपी में डील होना है पहले साल का, ये हमें चाहिए ही नहीं है। ये हमें चाहिए ही नहीं है, हमें चाहिए एसपीएल। एसपीएल में डील डील होता है ये इंटरेस्ट, एसपीएल में डील होता है ये वाला इंटरेस्ट। तो हमें सिर्फ यहाँ से फाइनेंस कॉस्ट चाहिए। हमें इस लोन नोट के लिए सिर्फ ये फाइनेंस कॉस्ट 1,560 की चाहिए। एक तो हमें इस लोन नोट को एडजस्ट करना है, 1,560 के लोन नोट को। कहाँ एडजस्ट करना है इस लोन नोट को? ये हम देखते हैं कि लोन नोट जाएगा कहाँ पे। ये हम देखते हैं लोन नोट जाएगा कहाँ पे, यानी लोन नोट कहाँ पे एडजस्ट होगा, इस चीज़ को देखेंगे। उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको हमने एसपीएल में एडजस्ट करना है। उसकी फाइनेंस कॉस्ट को हमने एसपीएल में एडजस्ट करना है। फाइनेंस कॉस्ट को हम एसपीएल में एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, अब अब हमारे पास यहाँ पे एक गलती जो हमारे से एडमिन एक्सपेंस वाली हुई थी, उसको भी ठीक करना है, क्योंकि उसने एडमिन में वो हट्टा डाल दिया। उसने बोला कि मैंने एडमिन में इसको एडजस्ट कर दिया, तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली वर्किंग है। एक दो हम ये सारा कर लें, फिर इसको सून वो देखते हैं टैक्स की। टैक्स में सिंपल वो बोल रहा है कि एक तो करंट टैक्स है हमारा, यानी इस साल का जो टैक्स है वो कह रहा है कितने, 1.2 मिलियन 1,200 का। और साथ ही वो बोल रहा है इंक्रीज इन डेफर टैक्स। डेफर टैक्स इंक्रीज हुआ, यानी कि डेफर टैक्स। एक मिनट यार, मैं जरा सही से नेट कनेक्ट कर दूं। इंटरनेट का इशू चल रहा है यार कोई। इधर यार। हाँ यार, इंटरनेट का इशू जो है ना काफी हुआ हुआ है आजकल, जिससे ना बहुत ज्यादा इश्यूज आ रही हैं, डिस्टॉर्शंस आ रही हैं। खैर, देखते हैं। तो टैक्स पे हम बात कर रहे थे, एक तो करंट टैक्स पे हम बात कर रहे थे। करंट टैक्स 1,200 का बन रहा है, ये देखा 1.2 मिलियन का। और इंक्रीज इन डेफर टैक्स की बात हो रही है। जब इंक्रीज इन डेफर टैक्स होगा, इंक्रीज इन डेफर टैक्स का मतलब ये है कि टैक्स बढ़ रहा है मजीद। डेफर टैक्स अगर इंक्रीज होगा तो सिंपल उसको ऐड कर देना, क्योंकि वो आपको टैक्स को बढ़ाएगा। तो सिंपल आपने लिखना है कि इंक्रीज इन टैक्स 800। इससे हमारा टोटल टैक्स क्या बन जाएगा? 1,200 प्लस 800, 2,000 का हमारा टैक्स बन जाएगा टोटल में। ये हम अपने पीबीटी के बाद जो टैक्स को एडजस्ट करना है, पीबीटी के बाद जब हमने टैक्स को एडजस्ट करना है, उसमें ये हमें हेल्प करेगा। उसमें ये हमें हेल्प करेगा। अच्छा, अब हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने टोटल टैक्स को देख लिया, इसकी सिर्फ इतनी ही थी, यानी कि सिर्फ करंट टैक्स को उसको शो ही करना है। उसके बाद वर्किंग फाइव को अगर हम देखें, वर्किंग फाइव में वो कह रहा है एक तुमने डिविडेंड दिया 20 सेंट्स का, यानी कि 20 सेंट्स पर शेयर, $0.2 पर शेयर। एक तो हमने डिविडेंड दिया, इसकी डिविडेंड की कैलकुलेशन अभी करेंगे। और दूसरा 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स हैं जो कि हमने इस बार इशू किए हैं। तो 10 मिलियन, 10 मिलियन यानी 10,000 शेयर इशू। 10,000 शेयर इशू हुआ है। और वैल्यू क्या है? 1.7 की। तो ये वाली बातें मैं अभी इस तरह लिख रहा हूँ, जब मैं एसोसिएट ई बनाऊंगा तो प्रॉपर वहां पे एडजस्ट कर दूंगा। ये वर्किंग फाइव जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जस्ट इस तरह बता दिए कि 10,000 शेयर इशू भी हुए हैं 1.7 पे। और 20 सेंट्स पर शेयर के हिसाब से हमें आगे हमने डिविडेंड भी दिया है। तो इसको अभी एसोसिएट ई बनाऊंगा तो वहां एडजस्ट करूंगा। अब हमारी वर्किंग्स पूरी हो गई हैं।
वर्किंग से आगे अब हमें स्टेटमेंट बनानी है, एक एसपीएल और एक एसओसीआई ई। हम वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्किंग्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग, लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं एसपीएल में सेल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स को। लास्ट वाली एडजस्टमेंट, लास्ट वाली कौन सी? ये जो डिविडेंड वाली बात कर रहे हैं, डिविडेंड वाली, टैक्स वाली, अच्छा टैक्स वाली। टैक्स वाली, टैक्स में ये बताया था, टैक्स में उसने ये बोला है कि एक हमें हमारी करंट टैक्स है 1.2 मिलियन का, वो हमने 1200 का लिख लिया। और साथ में कह रहे हैं इंक्रीज इन डेफर टैक्स प्रोविजन। तो जब भी इंक्रीज इन डेफर टैक्स हो, यहाँ उसने कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या उसने वो टैक्स बेस और उन चीज़ों में नहीं फंसाया। उसने कहा हमारा टैक्स बेस, टैक्स डेफर टैक्स बढ़ गया है, तो इस साल का जितना भी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स का मतलब टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स एक्सपेंस है, तो बस सिंपल करंट टैक्स के अंदर ऐड कर दोगे। सिंपल ऐड कर दोगे, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स है ना, टैक्स बढ़ा है ना, तो ऐड कर दोगे, टोटल 2000 का टैक्स हो गया, करंट टैक्स 1200 और डेफर्ड टैक्स 800। सिंपल। ठीक है, क्लियर है। उसने बेसिकली यहाँ पे हमें फंसाया नहीं है, उसने हमें फंसाया नहीं है किसी चीज़ में, सिंपल स्ट्रेट दिया। अच्छा, जहाँ फंसाएगा वो भी देखेंगे हम इंशाल्लाह। अब एसपीएल में बात कर रहे थे हम, एसपीएल में बात कर रहे थे सबसे पहली ट्रीटमेंट सेल्स। सेल्स, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के बारे में मेरा ख्याल है उसने हमें कोई भी वर्किंग, किसी भी वर्किंग में सेल की बात नहीं की। तो सेल तो हम डायरेक्ट यहाँ से उठा लेंगे, रेवेन्यू 113,500, 113,500, सिंपल। उसके बाद उसने हमें दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स 88,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने हमें दिया 88,500। तो मैं इसकी पहले वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए, बल्कि यहीं पे करता हूँ। एक तो 88,500 नॉर्मल वर्किंग हो गई, 88,500 नॉर्मल वर्किंग हो गई। अब इस 88,500 में क्या क्या एडजस्ट करना है? हमने काफ़ी चीज़ें कॉस्ट ऑफ सेल्स की एडजस्ट की थी। एक तो अगर आप याद करो, तो हमने कहा था कि ये जो रिसर्च एक्सपेंस था 3,000 का, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाना है, मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर उसने कहा था डेवलपमेंट एक्सपेंस जो है वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाना है, वो भी मैंने ऐड कर दिया। फिर आगे ही साथ ही अगर आप देखो नीचे, अगली वर्किंग में जो डेप्रिसिएशन थी उसको भी इसका पार्ट बनाना है, यानी कि किस किस को, रिसर्च एक्सपेंस को, डेवलपमेंट एक्सपेंस को, फिर जो डेवलपमेंट कैपिटलाइज हुई है उसको, इसको भी इसका पार्ट बनाना है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और भी था हमारा डेवलपमेंट का एक्सपेंस, मेरा ख्याल है। अगर हम यहाँ से नीचे जाएं तो एक और डेप्रिसिएशन भी थी जो कि प्लांट पे थी, ये वाली 2700। यानी कि एक ये रिसर्च एक्सपेंस 3,000 का, ये भी जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। डेवलपमेंट एक्सपेंस को भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाना है, उसने बोला है ना यार, इनको लेके जाना है। फिर नीचे डेप्रिसिएशन का कहा था सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगी, तो प्रॉपर्टी प्लांट दोनों की डेप्रिसिएशन चलेगी। हमारा ये बन गया 97,700 का कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुझे बताओ ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लियर हुआ? 88,500 ट्रायल बैलेंस से उठाया, और जो चार एडजस्टमेंट उसकी उन्होंने बोली थी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जानी है, वो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले गए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जरा कंफर्म कर दो एक मरतबा। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लियर है आपको? 15,800, 15,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो बता दो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक दफा कंफर्म कर दो। अच्छा, अब एडमिन एक्सपेंसेस पे बात करते हैं। आगे बात करते हैं एडमिन एक्सपेंसेस पे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास नॉर्मली, हमारे नॉर्मली एडमिन एक्सपेंसेस अगर यहाँ देखो तो गिवन है 6,800, 6,800। यहाँ हम लिखेंगे नॉर्मली 6,800 है। लेकिन आपको याद होगा कि 6,800 जो एडमिन एक्सपेंस है, मैंने नीचे एक बात बताई थी, कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाली बात, कि इशू कॉस्ट को उसने जो है ना एक्चुअली एडमिन एक्सपेंस में डील किया हुआ है। वहां पे उसने बताया था कि मैंने इशू कॉस्ट जो है उसको एडमिन एक्सपेंस में डील किया है, जबकि मैंने बताया है कि उसको ओपनिंग बैलेंस में ही ट्रीट करना है, स्टार्टिंग पे लोन नोट की वैल्यू से ही माइनस कर देना है। तो जब यहाँ ट्रीट हो गया तो वहां पे एक्सपेंस थोड़ी ट्रीट होगा। एक चीज़ एक ही जगह एडजस्ट हो सकती है। अगर आपने लोन नोट की वैल्यू ही कम कर दी, 19,500 के मुताबिक कैलकुलेशन की है अपनी तरफ से, तो फिर इशू कॉस्ट को आपने वहीं उस लाइबिलिटी का पार्ट बनाना है, लाइबिलिटी की नेट ऑफ करना है, ना कि एक्सपेंस में लेके जाना है। इसीलिए आप इस इशू कॉस्ट को इस एडमिन एक्सपेंस, इस 6,800 में से माइनस कर दोगे। उसने एडमिन में डील कर लिया था, उसने बोला था कि मैंने ऊपर एडमिन में से माइनस किया हुआ है, जबकि नहीं किया। मैं ये चीज़ दिखा भी देता हूँ कि उसने यहाँ पे बोला था वर्किंग में, वर्किंग 3 में अगर आप उसने देखो तो उसने बोला था
कि 500,000 की इशू कॉस्ट है विच हैव बीन चार्ज टू एडमिन एक्सपेंसेस, जबकि रूल है ही नहीं एडमिन एक्सपेंसेस पे लेके जाने के लिए, वो लोन की अपनी वैल्यू में से माइनस होगा। तो 6300 ये माइनस हो गया। यहाँ से अगर हम 15800 में से 6300 माइनस करें तो 9500 हमारे पास पीबीआईटी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक मिनट मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पीबीआईटी 9500 का, आगे यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक जरा मुझे कंफर्म करो क्लियर है, ताकि आगे चले। 9500 तक क्लियर है? एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह सारा माइनस करके क्लियर है? अच्छा, अब हम जा रहे हैं आगे टूवर्ड्स पीबीआईटी, हमारा आगे 9500। अब हम जा रहे हैं आगे फाइनेंस कोस्ट पर। फाइनेंस कोस्ट पर, लेकिन इससे पहले देख लें कि हमारे पास कोई और चीज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर एक चीज़ होती है, अक्सर एक चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट इनकम। तो आपको उसको पीबीआईटी के बाद ऐड करना होता है, यानी कि पीबीआईटी के बाद ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ देखते देखते ना देख रहा था कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में भी एक दफा गिवन थी, ये देखो इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर कभी इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन हो, अगर कभी इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन हो, तो वो आपको ऐड करनी होती है, ये लिखी हुई है 300 की, तो ये आपको यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में ऐड करनी है। अब वो किस तरह करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो किस तरह करनी है कि आपने फाइनेंस पीबीआईटी के फौरन बाद यहाँ पे
पीबीआईटी के फौरन बाद यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट, ये पूरे मैं इसको ना थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, एक स्टेप नीचे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड कर रहा हूँ 300 की। इन्वेस्टमेंट इनकम 300 की मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जब आप एसपीएल बना रहे होते हो तो ये वाले जो एक खास खर्चा इन्वेस्टमेंट इनकम अक्सर आ रहा होता है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो, पीबीआईटी के बाद ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब हम जा रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट पर। फाइनेंस कॉस्ट पर अब फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बात करें तो वैसे फाइनेंस कॉस्ट देखते हैं हमारे पास सवाल में है, ट्रायल बैलेंस में है, क्योंकि एक फाइनेंस कॉस्ट तो अगर आपको याद हो, हमने लोन पे लोन नोट पे हमने बात की थी कि उस पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट पूरी जगह पे ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं गिवन, यहाँ नहीं गिवन, लेकिन इस साल एक फाइनेंस कॉस्ट आई है हमारी। तो लोन नोट पे ये जो 1560 था, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, ये जाएगी 1560 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट जो है यहाँ पे 1560 की आएगी, वही फाइनेंस कॉस्ट जो कि लोन नोट पे हमारी पहले साल बन रही थी। और क्लोजिंग उस लोन नोट का हम लेके नहीं जा रहे क्योंकि वो एसएफपी में जाना है, जरूरत नहीं है वो लाइबिलिटी में। जो उसकी फाइनेंस कॉस्ट है 1560 की, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, 1560 की लिख दी। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा मतलब कि टैक्स से पहले वाला जो प्रॉफिट होता है, जिसे हम बोलते हैं पीबीटी। तो पीबीटी यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ किस तरह आएगा। पीबीआईटी में जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो ऐड होगी, फाइनेंस कॉस्ट माइनस होगी, 8240 का हमारा पीबीआईटी बन गया, 8240 का हमारा। एक मिनट, बल्कि मैंने क्या किया इसको, गलती से मैंने मेरा हाल से उल्टा कर दिया। 9500 प्लस ये 300 माइनस फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी हमारा बन गया। एक चीज जो है, वेट अ मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ मिस किया यहाँ से। एडमिन के साथ ना यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये वाला खर्चा मैंने मिस कर दिया। ये मैं पहले बता दूं आप लोगों को। जैसे मैंने अभी इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड करी ना, आपने जब ट्रायल बैलेंस पढ़ना है ना, तो आपने साथ साथ ना डाटा देखना है कि कौन कौन से खर्चे और आ सकते हैं। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, तो देखो बाकी खर्चे। मैं जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इसको मैंने मिस कर दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 2800 ये भी है यहाँ पे, 2800 की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है। अब उसको यहाँ पे एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको पीबीआईटी, क्योंकि वो एक एक ऑपरेटिंग खर्चा है, तो वो एडमिन एक्सपेंस के साथ ही एडजस्ट होता है, यानी कि पीबीआईटी से पहले पहले एडजस्ट होता है। तो ये आपको फायदा है पेपर में कि अगर आप कोई खर्चा मिस भी कर देते हो तो आप बाद में उसको इजीली लिख सकते हो। Wait, sir, इसकी वैल्यूज प्रॉपर लिखते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस, और यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं, 2800 के, 2800 के। यार कॉलम को ड्रैग इसको इस तरह करते हैं कि मैं बेसिकली ना यहाँ पे ये दबाता हूँ, ये शिफ्ट दबाता हूँ और इसको सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ कट, और कट के बाद एक एरो से नीचे जाता हूँ और उसको पेस्ट कर लेता हूँ। यानी बेसिकली वो हिस्सा जिसको मैं नीचे लेके जाना होता है ना, जिस हिस्से को मैं नीचे, उस पूरे हिस्से को पहले सेलेक्ट करके तो कट पेस्ट कर दो, सिंपल, वो हिस्सा ऑटोमेटिकली चले जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाए तो खराब हो जाती है, तो इसलिए पहले ही कोई गलती ना हो उसमें, ठीक है। अच्छा, पीवीआईटी अगर देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दोनों खर्चे तो हो जाएंगे 6300 और 2800 माइनस, और इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी 300 की ऐड, और फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी 1500 की फिर से माइनस। तो पीबीटी कितना आ जाएगा, प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस 1560। जस्ट 2 मिनट्स रुको यार, एक क्लास एंड कर रहा हूँ फिर आपको ऐड करता हूँ। अच्छा, तो पीबीटी 5440। अब टैक्स हमने देखना है, टैक्स जो है हमारे पास कितना था, मैंने आपको यहाँ बताया था टैक्स, अगर आपको याद हो, कि दो किस्म के टैक्स हमारे पास, एक डेफर्ड और एक करंट, मिला के 2000 का टैक्स हो गया। हमारा यहाँ पे टैक्स ऐड हो गया, तो 5440 में से हमें ये 2000 माइनस करना है, 3440 हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। यानी यहाँ तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट इनकम लेजर से गिवन था वो भी, सारी वर्किंग्स की जो चीज़ें कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी थी वो भी, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी, एडमिन में एक गलती ठीक होनी थी, 500 कम होना था, इशू कॉस्ट का जो हमने लोन नोट में ट्रीट कर लिया था वो भी, सब कुछ ट्रीट कर लिया। तो इसमें हमारी एसपीएल पैट तक कंप्लीट हो गई। ओसीआई में, हाँ ओसीआई में हमें रीवैल्यूएशन गेन जाना है। रीवैल्यूएशन गेन क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ अगर आपको याद हो तो ये 2400 का रीवैल्यूएशन गेन हुआ था, याद करो 2660,
और यहाँ पे हमने कहा था कि 29,000 का एसिड है, 2660 कैरिंग वैल्यू है। तो रीवैल्यूएशन गेन जो है ये वाला 2400, वो हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन गेन को लेके जाएंगे। एज पर हमारा यहाँ पे गेन ही जाएगा। अच्छा, रीवैल्यूएशन गेन के साथ यहाँ पे एक डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन गेन भी होता है। आपको अगर मैंने आइस्ट्रल याद हो तो मैंने उसको बताया था कि रीवैल्यूएशन गेन के तरीके में हमारा कुछ मूवमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स या ओसीआई में जाती है, कुछ पीएनएल में। लेकिन वो उसने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि इस एसेट पे जो रिवैल्यूएशन गेन होगा, कहाँ बोला था ये देखो, ये बोला था कि इग्नोर डेफर टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन पे जो डेफर टैक्स है उसको इग्नोर करना है, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। जब ये सब दोनों इनकम ऐड हो जाएंगी तो हमारा आएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, पैट और ओसीआई की सारी वैल्यूज ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है उसे बोलते हैं टीसीआई, यानी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो कितनी आ गई, वो हम यहाँ से लेके जाएंगे इक्वल टू 3440 प्लस 2400 5840 हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर आ गई। यहां तक क्लियर हुआ? एसपीएल क्लियर हुई? बताओ, एसपीएल की सारी ट्रीटमेंट्स क्लियर हैं? अच्छा, अब एसओसीआई ई पे बात कर रहे हैं हम। एसओसीआई ई पे बात करने लगे हैं। ओहो, एसओसीआई ई में हमारे पास एक है शेयर कैपिटल। एसओसीआई ई में एक है हमारे पास शेयर कैपिटल। एक है हमारे पास शेयर प्रीमियम, लेकिन शेयर प्रीमियम को उसने कहा था ओसीई में डील करना है। शेयर प्रीमियम के बारे में आपको याद होगा, उसने क्या बोला था कि उसको ओसीई में ही डील करना है, तो उसको ओसीई में डील कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व है, और एक हमारे पास होगा रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं बेसिक लेवल पे जो हमें डील करनी होती हैं। सबसे पहले हम सबका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग में शेयर कैपिटल कितना है, यहाँ दिया होगा शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर 30,000 हमारे पास ओपनिंग है शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल बैलेंस एज पर 30,000 है, 20,000 है, एक मिनट। इन्वेस्टमेंट इनकम, इक्विटी शेयर, लोन नोट, वेट 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 वेट, इक्विटी शेयर नोट 5। अच्छा, इक्विटी शेयर जो है उसने ये बोला था, यहाँ पे एक बात बोली थी। हाँ, Mostron paid dividend of 20 cents on 30th March on 5, which was followed that which was followed the day after by an issue of 10 million equity shares at full market price. The share premium on the share was recorded in OCE, यानी शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड हमने OCE में किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वो एक बात कर रहा है कि शेयर इशू की बात, यहाँ पे इसने क्या वैल्यू लिखी है, इक्विटी शेयर्स ऑफ $1 ईच 30,000। लेकिन उसने ये बताया नहीं इक्विटी शेयर ये क्लोजिंग का उसने लिया है। वेट, मोशन पेड अ डिविडेंड ऑफ 20 सेंट्स, ये तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, विच वॉज फॉलोड द डे आफ्टर बाय एन इशू ऑफ 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स। 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स ये हैं, 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स ये हैं। और यहाँ उसने ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है 30,000 का। असल में बात पता है क्या है, देखा जाए यहाँ पे एक टेक्निक है, एक टेक्निकल पॉइंट है। एक टेक्निकल पॉइंट है, वो बड़े ध्यान से समझना है। एक टेक्निकल पॉइंट है, वो बड़े ध्यान से समझना है। वो ये है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्चुअली ये जो 30,000 का शेयर कैपिटल गिवन है ना, ये इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल 30,000, ये उसने दिया हुआ है क्लोजिंग, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया नहीं हुआ। जैसे अगर कोई चीज़ ओपनिंग, अगर वो कोई चीज़ ओपनिंग देता है ना तो वो बताता है। जिससे ये देखो, रिटेन अर्निंग्स के दिए हैं 1 जुलाई 2004, वो ओपनिंग है। रिवैल्यूएशन सरप्लस 1 जुलाई 2004 ओपनिंग है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 2004 ओपनिंग है। इक्विटी शेयर जिसके आगे नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्लोजिंग है। क्लोजिंग का मतलब 30 जून है। अब बात पता है क्या है, ये जो टोटल में उसने 30,000 का शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, ये ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग है। पिछले जितने भी क्वेश्चन जहाँ पे इक्विटी शेयर हमने ओपनिंग ट्रीट किया है, वहां उसने डेट मेंशन की हुई है कि इस डेट का है। क्योंकि बात पता है क्या, मैं कहाँ से एकदम से रुका था कि उसने बोला था कि यहाँ पे हमें 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स और आए थे। मतलब देखा जाए तो बात पता है क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जो वो जो था ना, वो इक्विटी शेयर, वो शेयर कैपिटल एक्चुअली वो क्लोजिंग गिवन है, यानी 30,000 क्लोजिंग गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस 30,000 का गिवन है शेयर कैपिटल का। कैसे पता चला, क्योंकि उसने ये शेयर बाकी जगह पे लिखा हुआ है 1 जुलाई है, लेकिन इक्विटी शेयर के आगे उसने ये चीज नहीं लिखी। सेम अगर देखो ओसीई, जिसके अंदर मैंने कहा था शेयर प्रीमियम को ओसीई डील करना है, उसके आगे भी उसने नहीं लिखा ना।
उसका क्या लिखा है, उसने 9300 लिखा हुआ है ना, 9300, तो उसका वो भी क्लोजिंग ही डील होगा। हाँ, ये ओपनिंग कब डील होंगे, यानी कि इनको ओपनिंग बैलेंस में कब लिखना है, जब साथ लिखा होगा ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस असल में ना बनता पता क्या है, जो ट्रायल बैलेंस है वो बनता ईयर एंड पे ही है ना, उसके बाद स्टेटमेंट्स बनती है। तो जो चीज़ें नॉर्मल की है ना, उसको हमने ईयर एंड की क्लासीफाई की है, या अगर उसने बोला होता कि हमने उसको नहीं ट्रीट किया हो तो हम ट्रीट कर लेते। ये बात है। हाँ, जहां पे उसने क्लियरली डेट दी हुई है कि ईयर स्टार्ट की है, वहां पे ईयर स्टार्ट को ओपनिंग ट्रीट करेंगे। जैसे रिटेन अर्निंग्स है कितनी, 6200, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, 3000। ये 6200 और 3000 है ना, ये मैं यही ओपनिंग में डील करूंगा। देखो, रिवैल्यूएशन सरप्लस 3000 और रिटेन अर्निंग्स क्या है 6200, इसको मैं ओपनिंग में इसलिए क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि ये ओपनिंग है, डेट बोली हुई है। अच्छा, तो फिर मैंने इसको क्लोजिंग में अगर डील कर लिया तो फिर मुझे ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको पूरा बनाऊंगा। मैं इसको पूरा बनाऊंगा, यानी कि पूरा एंड तक इसको कैलकुलेट करूंगा प्रॉपरली, ठीक है। इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करूंगा, प्रॉपरली बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। अच्छा, लेट ज्वाइन की जो मैं अभी शॉर्ट समरी देता हूँ क्लास की, बस ये एसओसीआई पूरी हो जाए तो मैं एक फौरन से समरी दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 30,000 और 9300 ये हमारे क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। ये बात क्लियर हुई है, पहले ये बताओ। अगर ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम के आगे फर्स्ट डेट ना दी हो, या स्टार्ट डेट ना दी हो, तो एक्चुअली में वो क्लोजिंग ही गिवन होते हैं। अगर दी हो जिसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में, रिटेन अर्निंग में, तो वो ओपनिंग है। ये बात क्लियर हुई, ताकि मैं आगे चलूँ। बताओ, अगर क्लियर है तो बता दो। अगर क्लियर है तो बता दो, ताकि मैं आगे चलूँ। ये बात क्लियर हुई कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, मैं दोबारा बता रहा हूँ। शेयर कैपिटल मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ। नॉर्मली हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें शेयर कैपिटल था, शेयर प्रीमियम कोई चीज़ गिवन होती थी, हम ओपनिंग लिखते थे। लेकिन हर सवाल में जाके देखो तो उसने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के आगे ईयर स्टार्ट की डेट डाली थी ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस अगर वैसे जनरल गिवन हो जिसके आगे कोई डेट ना गिवन हो, तो इसका मतलब वो क्लोजिंग की डेट, क्लोजिंग की वैल्यूज होती हैं। जैसे रिटेन अर्निंग्स के आगे उसने डेट डाली है ईयर स्टार्ट की, तो मैंने उसे ओपनिंग ट्रीट किया। लेकिन इक्विटी शेयर यानी शेयर कैपिटल और ओसी यानी शेयर प्रीमियम के आगे उसने कोई डेट नहीं डाली, इसका मतलब वो ईयर एंड का गिवन है, वो क्लोजिंग ऑलरेडी गिवन है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अभी ओपनिंग क्या है, चलते हैं उसकी तरफ, देखते हैं ओपनिंग। हम बाकी एडजस्टमेंट करके ओपनिंग निकालेंगे, ओपनिंग की टेंशन नहीं, ओपनिंग निकल आएगा, ओपनिंग की टेंशन नहीं है। अच्छा, अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले, कोई एरर है नहीं है, क्योंकि एरर रेट्रोस्पेक्टिव एरर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ गिवन थी, अगर आपको याद हो, लास्ट वर्किंग में शेयर इशू किए थे हमने। हमने शेयर इशू किए थे, वो शेयर इशू जो किए थे वो कितने किए थे, इधर आते हैं। हमने टोटल किए थे 10,000 शेयर इशू, याद है? 10,000 शेयर इशू, और उनकी पार वैल्यू क्या थी? अगर आप इक्विटी शेयर देखो, $1 अगर उनकी पार वैल्यू है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू, हमने 1.7 पे बेचे, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू प्रीमियम में जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसकी जो शेयर कैपिटल में वैल्यू जानी है वो 10,000 शेयर है, और पार वैल्यू 1 है, तो 10,000 वैल्यू यहाँ जानी है। और शेयर प्रीमियम यानी ओसीई में जो वैल्यू जानी है, ओसीई क्यों, क्योंकि उसने खुद बोला है, सवाल में ये लिखा हुआ है, शेयर प्रीमियम ऑन द इशू वाज रिकॉर्डेड इन ओसी अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, तो कोई मसला नहीं, ले जाते हैं। तो 10,000 शेयर, और शेयर प्रीमियम कितना बना, 0.7, क्योंकि 1.7 है, एक हो गया पार वैल्यू, ऊपर 0.7 प्रीमियम। तो ओसी में 7,000 जाएगा इस शेयर इशू की वजह से, और शेयर कैपिटल में 10,000 जाएगा, टोटल 17,000 बन गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि शेयर इशू की वजह से शेयर कैपिटल में गया 10,000, और 7,000 गया शेयर प्रीमियम में। 7,000 गया शेयर प्रीमियम में। क्लोजिंग लिखा पहले, और फिर शेयर इशू एडजस्टमेंट्स वगैरह अब हम देख रहे हैं। अच्छा, आगे हमारा इस साल का प्रॉफिट भी गया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द ईयर, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द ईयर। अब जरा गौर से टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास दो किस्म की इनकम है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास दो किस्म की इनकम है। अच्छा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव में हमारे पास दो किस्म की इनकम है। एक हमारे पास है ये पैट, 3440 का पैट। एक हमारे पास है इसी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवोल्यूशन गेन। जो रिवोल्यूशन गेन है वो जाएगा रिवोल्यूशन रिजर्व में, ये देखो, ये जाएगा रिवॉल्यूशन रिजर्व में। और जो रिटेन अर्निंग में जाएगा वो साफ और पाक वाला पैड जाएगा, यानी कोई भी नॉन कैश चीज नहीं जाएगी, प्रॉपर प्रॉफिट जाएगा। जो नॉन कैश चीज है, रिवॉल्यूशन गेन है, वो रिजर्व में चला गया, रिवॉल्यूशन रिजर्व में। और रिटेन अर्निंग में वो प्रॉफिट चला गया। मैंने अगर इसको लैदर शो करना चाहो कर सकते हो, यानी कि पैड पहले शो कर दो, लैदर प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट टू द रिटेन अर्निंग्स, और रिवॉल्यूशन रिजर्व लैदर शो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैंने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इकट्ठा लिख दिया। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं डिविडेंड, जो डिविडेंड हमने दिए हैं। अब डिविडेंड के लिए
हम पहले कैलकुलेट करते हैं ना डिविडेंड है कितना। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। सबसे पहला काम तो हमारा ये बनता है कि डिविडेंड हमने दिया है 0.2 पर शेयर, लेकिन कितने शेयर्स हैं हमारे पास, हमारी कंपनी में कितने शेयर्स हैं। तो देखा जाए तो पहले हमारी कंपनी में ये देखो, हमारे पास टोटल 30,000, अगर आप देखो हमारे पास टोटल 30,000 ये गिवन है। 30,000 टोटल हमारे पास शेयर कैपिटल है आज तक क्लोजिंग के हिसाब से। क्लोजिंग का मतलब कि आज तक हमारे पास टोटल 30,000, ये इसमें वो वाला 10,000 भी ऐड है क्योंकि क्लोजिंग था ना। और 1 रुपए का एक शेयर है पार वैल्यू के मुताबिक। तो अब आप यहाँ के लिखोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में आपको जो मेन चीज करनी है, आपने देखना है कि हमेशा ये जरा गौर से समझना, यहाँ पे एक बड़ा मजे का पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास, देखा जाए तो $30,000 की शेयर आपके पास क्लोजिंग वैल्यू शो हो रही थी ना शेयर कैपिटल की। और $1 उसकी पार वैल्यू थी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ $1 उसकी पार वैल्यू थी। तो 30,000 को आप जब 1 पे डिवाइड करोगे तो ये नॉर्मली क्या बनता है, 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स। आपके पास बन गए 30,000 शेयर्स। अब स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे क्या करेगा, जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है, वो कहेगा 30,000 शेयर है कंपनी के पास, वो बोलेगा 30,000 शेयर है कंपनी के पास, एक शेयर पे कंपनी 0.2 का डिविडेंड दे रही है। वो 30,000 के साथ डिविडेंड कैसे निकालेगा, 30,000 शेयर पे सीधा सीधा 0.2 का डिविडेंड 6,000 निकाल लेगा। मुझे बताओ आपके जहन में यही चीज आ रही थी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको 0.2 पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिविडेंड आ जाएगा, बताओ। या कुछ और आ रहा है जहन में, या कोई पॉइंट और जहन में चीज आ रही है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा था प्रॉपरली, यही चीज आपके जहन में थी कि 30,000, अगर फॉर एग्जाम्पल 30,000 पार वैल्यू है, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकलते हैं, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स ना शेयर कैपिटल की अमाउंट से निकलते हैं। शेयर कैपिटल की अमाउंट को पार वैल्यू पर डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। यानी जो कंपनी के पास अभी शेयर्स हैं ना टोटल जो उसने इशू किए हैं, वो मैंने ठीक कैलकुलेट किए हैं, 30,000 ही हैं वो, मैं उसमें कोई जुटला नहीं रहा हूँ, ये नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है। हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप शेयर कैपिटल की वैल्यू उठाते हो, ये याद रखना। हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, क्योंकि डिविडेंड निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमेशा आप पार वैल्यू उठाते हो, सॉरी शेयर कैपिटल की वैल्यू उठाते हो और उसको पार वैल्यू पर डिवाइड कर देते हो, जिसका मैंने यहाँ किया। इसका मतलब ये कि मैंने ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ठीक किया है, ट्रीटमेंट तो मैंने बिल्कुल ठीक किया कि सिंपल 30,000 को डिवाइड किया $1 से और मैंने बोला 30,000 शेयर है। ट्रीटमेंट मेरा गलत नहीं है, 30,000 शेयर है। लेकिन इसके बाद जो मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो मैंने सारे के सारे शेयर्स पे वो डिविडेंड लगा दिया। जबकि डिविडेंड वाली बात में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो उसने क्या बोला था, ये देखो जरा पढ़ो जरा प्रॉपर मेरे साथ। मोस्टन पेड अ डिविडेंड ऑफ 20 सेंट्स पर शेयर ऑन 30th मार्च, which was followed the day after by an issue of 10 million। यानी इसका मतलब ये है कि जो डिविडेंड था उससे आगे ये 10 मिलियन शेयर्स इशू हुए थे। आपने डिविडेंड जिस दिन दिया था विच वॉज फॉलोड, फॉलोड का मतलब आगे, फॉलोड का मतलब आगे, उससे आगे आपने 10 मिलियन शेयर्स दिए थे। यानी जिस दिन आपने डिविडेंड निकाला है ना, जिस दिन आपने डिविडेंड पे किया है, उस दिन तक आपने ये 10 मिलियन के शेयर इशू नहीं किए हुए थे। तो अब मुझे बताओ 20,000 शेयर्स पे डिविडेंड जाना चाहिए या 30,000 पे जाना चाहिए, क्या कहते हो लॉजिक के मुताबिक बताओ। डिविडेंड आपने जिस दिन दिया उससे अगले दिन आपने 10,000 शेयर दिए, तो अब 30,000 शेयर्स पे डिविडेंड जाएगा या 20,000 शेयर्स पे डिविडेंड जाएगा, बताओ। क्या समझ आता है इसमें तुम लोगों को, 20,000 पे। क्योंकि सिंपल बात है, नंबर ऑफ शेयर्स तो हम निकाल लेंगे, वो मसला नहीं है, वो हम शेयर कैपिटल की वैल्यू उठा के पार वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। डिविडेंड अगर सारों पे लगा दी तो मसला हो जाएगा, मसला हो जाएगा 30,000 पे, क्योंकि 10,000 शेयर तो तब इशू ही नहीं किए थे जब आपने डिविडेंड निकाला, डिविडेंड आपने पहले निकाला है। या तो वो ये बोलता ना कि 30,000 शेयर इशू हो गए, हमने ईयर के एंड डेट पे जाके सबको सबको 0.2 के मतलब डिविडेंड दिए हैं, तो हम कहते हैं हाँ 30,000 शेयर तो टोटल है, तो 30,000 पे 6,000 का डिविडेंड जाएगा। लेकिन भाई आपने जब डिविडेंड दिया है उस वक्त तक आपने वो 10,000 शेयर दिया ही नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ ये लिखूंगा कि, ओहो, यहाँ मैं यहाँ लिखूंगा एट द पॉइंट, एट द पॉइंट when dividend was paid 10,000 shares was not yet issued, so
डिविडेंड will be calculated according to प्रायर शेयर्स जो पहले शेयर्स थे वो कितने थे 20,000 शेयर्स। यहाँ लिखूंगा 20,000 शेयर्स जिन पे डिविडेंड कितना जा रहा है एट 0.2 पर शेयर। तो ये वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 20,000 इंटू 0.2। हमारा जो डिविडेंड बना वो बना 4,000 का। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि 4,000 का डिविडेंड कैसे बना है, 6,000 का क्यों नहीं बना? ये पॉइंट क्लियर हो गया? जरा कंफर्म कर दो। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 4,000 का डिविडेंड क्यों बना है। और ये डिविडेंड पेड एक्चुअली हमें यहाँ पे एसोसीआई ई में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,000 का डिविडेंड, जरा यहाँ से माइनस करते हैं। तो 4,000 का डिविडेंड माइनस हो गया। इसके अलावा मैंने एसोसिएट की सारी चीज़ों को, सारे सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। हाँ, यहाँ पे चूंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन इन दोनों की, तो वो निकालना कोई मुश्किल नहीं है। क्लोजिंग है तो उसे ओपनिंग निकाल लेंगे। यार ये तो आ जाएगा ना हमारे पास 3,000 प्लस 2,400 ये, और 6,200 प्लस 3,440 माइनस 4,000, ये 5,640 का हमारे पास रिटेन अर्निंग आ गई। 5,400 का हमारे पास रिवॉल्यूशन रिजर्व आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा? देखो 30,000 हमारा क्लोजिंग था ना, इसमें से ये वाले माइनस कर दो, 10,000 जो हमने बाद में इशू किए हैं। तो ऑटोमेटिकली 20,000 हमारे पास ओपनिंग इसका आ गया। और 9,300 में से अगर हम ये 7,000 जो हमने इस बार इशू किया था उसको माइनस कर दें तो ओहो, 9,300 में से अगर हम 7,000 माइनस करते हैं तो 2,300 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। यानी जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ ना, ये ओपनिंग बैलेंसेस ये दोनों हमने अभी कैलकुलेट किए हैं। क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आए हैं। एसोसिया ई पूरी बनानी तो हमारी मजबूरी है कि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आना पड़ा। तो क्लोजिंग बैलेंसेस हमने सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट निकाल लिए। मुझे बताओ यहाँ तक एसोसिया ई क्लियर है? एसोसिया ई क्लियर है यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो एक मरतबा। एक मरतबा देख लो एसोसिएट ई को। ओपनिंग बैलेंसेस जो मैंने निकाले हैं वो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन पे निकाले हैं, क्योंकि मेरे पास जो गिवन थे शेयर कैपिटल और प्रीमियम वो क्लोजिंग गिवन था, और जो मैंने इस साल शेयर इशू किए वहाँ से रिवर्स कैलकुलेट करके ओपनिंग बैलेंसेस निकाले हैं। बाकी रिवैल्यूएशन और रिटर्न के ओपनिंग गिवन थे, उसके अंदर दो एडजस्टमेंट्स करके क्लोजिंग बैलेंस निकाला। क्लियर है यहाँ तक? ज़रा कंफर्म कर दो। अच्छा, एक छोटी सी बात है। वैसे तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है, एक छोटी सी बात है जो आपको समझना है, बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि हाँ, हमने जब एसेट को रीवैल्यू किया, राइट? हमने जब एसेट को रीवैल्यू किया तो रीवैल्यूएशन गेन हमारा आया 2,400 का, सही है। अब जो रीवैल्यूएशन गेन होता है, जो रीवैल्यूएशन गेन होता है, इस पे जो आगे एक्सेस डेप्रिसिएशन होती है, रीवैल्यूएशन गेन जो होता है इसकी जो ऑनवर्ड एक्सेस डेप्रिसिएशन होती है वो रीवैल्यूएशन से रिटेन्ड अर्निंग पे ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो उतना हिस्सा रियलाइज हो गया होता है। ये बात याद है कि नहीं याद, बताओ? ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये रिवैल्यूएशन गेन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, वैसे तो ये यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये रिवैल्यूएशन हुई ही ईयर एंड पे थी, इस पे तो एक्सेस डेप्रिसिएशन इस साल में बनती नहीं है। वैसे जनरल पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आपको ये कॉन्सेप्ट कब आता है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व पे जो एक्सेस डेप्रिसिएशन होती है, जितनी आप एसेट को यूज कर लेते हो जितने साल, और जितना ऊपर वाली डेप्रिसिएशन जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में रखी थी उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होती है वो हर साल रिटेन अर्निंग में जाके रियलाइज होती है। क्योंकि एसेट को दो ही तरीकों से रियलाइज कर सकते हैं उस रिवैल्यूएशन गेन को, या तो बेच के या हर साल यूज करके। तो यूज करे तो डेप्रिसिएशन को वहां लेके जाते हैं। ठीक है, ये चीज तो है, हमें पता है। यहाँ पे एक एक वजह तो ये है कि यहाँ पे हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि अभी तो हमने रिवैल्यूएशन गेन जो निकाला है ये 2,400 का, ये निकाला ही उस दिन है जिस दिन ईयर एंड हो रहा है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बड़ा क्लियर कि हमने रिवॉल्यूशन गेन निकाला ही उस दिन है जिस दिन हमारा जो क्या कहते हैं एसेट जो है, जिस दिन हमारा जो एसेट है वो मतलब कि उसी दिन ही तो रिवॉल्यूशन गेन हो रहा है, उसी दिन ही तो उस पे तो एक तो एक्सेस डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी दिन हो रहा है।
लेकिन लेकिन एक बात, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसा केस बनता कि जिसमें हम एक्सेस डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग में लेके जा सकते भी होते ना, स्टिल हमें नहीं लेके जाना था। स्टिल हमें नहीं लेके जाना था। हाँ भाई, जिन्होंने पूरी क्लास ली है बताओ क्यों? जिन्होंने पूरी क्लास ली है स्टार्ट से, बताओ क्यों नहीं लेके जाना था? चाहे चाहे हमारा यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो बन भी रहा होता कि हमें रिवैल्यूएशन, हम कहते हैं हाँ यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में जा सकता है, तो हम क्यों ना लेके जाते? क्या वजह है? मैंने एक पॉइंट शुरू में बताया था। मैंने एक पॉइंट शुरू में बताया था, ये मैं इसलिए तुम लोग को पक्का करूंगा ताकि पेपर में तुम लोग ना भूलो ये बात। देखो वो पॉइंट ये था, एक पॉइंट तो ये हुआ ना कि ठीक है ईयर एंड है, अभी तो गेन आया है, तो जब अगले साल डेप्रिसिएशन होगी या जो भी मामलात होंगे तो वो रिवैल्यूएशन गेन जितना भी गया होगा उसको हम जो है ना वो मतलब कि वो कर देंगे, मतलब ले जाएंगे, ये कहते हैं ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि ये देखो, यहाँ उसने क्लियरली एक बात बोली हुई है इस लाइन में। ये देखो, Mostyn does not make an annual transfer to retained earnings in respect of revaluation surplus। मतलब वो कह रहा है कि एनुअल ट्रांसफर वो करता ही नहीं है। एनुअल ट्रांसफर वो करता ही नहीं है। अब जब वो एनुअल ट्रांसफर, अगर कभी सवाल में इस तरह लिखा हो कि एनुअल ट्रांसफर नहीं करना, तो फिर एनुअल ट्रांसफर आपको नहीं करना। उसने क्लियरली बोला कि वो एनुअल ट्रांसफर नहीं करता रिटेन अर्निंग्स में। तो जब वो ऐसा कभी बोले तो आपको एनुअल ट्रांसफर नहीं करना। हाँ, अगर ऐसा कुछ ना बोला होता तो फिर सोचा जा सकता था कि अगर ट्रांसफर हो एक्सेस डेप्रिसिएशन तो हम उसको एक्सेस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? तरह कंफर्म कर दो। यहाँ पे हमारा ये मोस्टन जो है सवाल कंप्लीट, एसपीएल और एसओसीआई कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं वैसे इसको रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ और ये आपको शेयर हो जाएगी।